Okay, so we have seen, like the main vision of the Indian Constitution, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विजन को समझने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा प्रीएम्बल जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कह सकते हो कि आपको जो है इंसाइट दे देता है कि हमारा संविधान जो है वो क्या एकम्प्लिश करना चाहता है, राइट। आगे हम बात कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या है, राइट। तो की फीचर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली सभी भारतीयों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उनसे बोरो करने में भी नहीं हिचके, जो कि ऑलरेडी जिनके यहाँ डेमोक्रेसी चल रही थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ जो इसमें से की फीचर्स जो अडॉप्ट किए गए थे, की प्रोविजंस जो इसमें अडॉप्ट किए गए थे, उनमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक स्तर के जो है सरकार होती है, शासन होता है। जैसे इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो कनाडा से लिया है। इस सिस्टम के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर जो है दो लेवल गवर्नमेंट के है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एक तीसरा स्तर भी है पंचायती राज के तौर पर। तो यहाँ पर जो है कह सकते हो कि द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है वो संविधान के द्वारा ही बनाए गए हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इनका फंक्शन है, जो इनके पावर्स हैं, ये सब प्रॉपरली डिफाइन किए गए हैं। और यही वजह है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट का पावर को नहीं छीन सकती बिना उनकी सहमति के, और दूसरी तरफ जो है यूनियन जो है अपना पावर जहाँ पर एक्सरसाइज करती है वहाँ स्टेट भी उसको नहीं रोकेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनियन के पावर वो जो है ओवरऑल पावर को यूनियन और स्टेट के बीच के पावर को जो है 3 लिस्ट के आधार पर बांट देती है, ठीक है। यूनियन लिस्ट देयर इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड देन कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा सेंटर और स्टेट के बीच में जो है टैक्सेस का भी बंटवारा इसमें आउटलाइंड है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि यूनियन का अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, स्टेट का भी अपना एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा। तो आर्थिक जो है इंडिपेंडेंस या इकोनॉमिक जो पावर, फाइनेंशियल पावर है वो भी दोनों के पास रहेगा, तब ना कोई असली पावर का मजा आएगा, हैं। तो इसके अलावा जो है दोनों गवर्नमेंट जो है वो लेकिन जो है संविधान के द्वारा जो निर्धारित दायरा है उसके अंदर काम करेंगे। तो इस तरीके से फेडरलिज्म में क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और कनाडा से अडॉप्टेड है। और इसके अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट के 2 लेवल हो जाएंगे, यूनियन एंड स्टेट या फिर सेंटर एंड स्टेट। दोनों के बीच में जो है जो उनके पावर्स होंगे वो 3 लिस्ट के थ्रू जो है डिफाइंड हैं, ठीक है, आउटलाइंड हैं, राइट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट वो हो गया, वो कंकरेंट जो है वो उन सब्जेक्ट्स को बताता है जिन पर कि सेंटर भी अपना कानून बना सकती है और स्टेट भी अपना कानून जो है वो बना सकती है। इसके अलावा जो है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का भी, मतलब आर्थिक आमदनी का भी जो है जरिया जो है वो स्टेट और यूनियन दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है, ताकि उनका जो फाइनेंशियल पावर है वो भी जो है सेपरेट रहे। दूसरा जो प्रोविजन है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है इसमें क्या है, जैसे कि ये जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मोनार्क या प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सेरेमोनियल पोस्ट हो गया। इसमें इस पोस्ट के साथ बहुत ज़्यादा पावर नहीं अटैच्ड है। रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के साथ होता है, जो सभी लेजिस्लेचर के मेंबर हैं। लेजिस्लेचर मतलब अगर सेंट्रल यूनियन की बात करो तो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, स्टेट की बात अगर करो आप तो स्टेट के केस में जो है आपका ऑफकोर्स स्टेट असेंबली के मेंबर्स होंगे वो, राइट। तो वहाँ पर जो है हेड जो होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट का पोस्ट जैसे इंडिया में भी है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कोई जो है सिग्निफिकेंट या इफेक्टिव पावर नहीं है हमारे यहाँ, ये बस नाम के लिए है वहाँ पर ये पोस्ट, राइट। असली पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, उसके कैबिनेट के पास है। और ये सब कहाँ से चुने गए हैं, तो ये सब जो है आपके पार्लियामेंट्री मेंबर्स के बीच में से चुने गए हैं, राइट। और ये इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हर एक जो आपका प्राइम मिनिस्टर हो या हर एक मिनिस्टर जो हो वो खुद में, और साथ साथ पूरी की पूरी जो सरकार है, ये सब के सब जो है वो अकाउंटेबल है। सबको जो है पार्लियामेंट में जाके लेजिस्लेचर के सामने, पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है लेजिस्लेचर हो गए ना, वो उनके सामने में जाके सबको अपने काम का जवाब देना पड़ता है, सबको अपने काम का ब्यौरा देना पड़ता है, सबसे सवाल पूछे जा सकते हैं और सबको उन सवालों का जवाब देना पड़ता है। इस सिस्टम के अंतर्गत जितने भी अलग अलग ग्रुप के लोग वगैरह हैं उनके रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था भी की गई है यूनिवर्सल सफ्रेज के द्वारा। हमारे संविधान के अंदर जो है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स को भी डिफाइन किया गया है, ठीक है, जिनके बीच में पावर सेपरेटेड है, डिफाइंड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर क्या हो गया, तो ये कानून बनाने वाली बॉडी हो गई। सेंटर की बात करो, यूनियन की बात करो तो वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो आपका हो गया लेजिस्लेचर। स्टेट के लेवल पर अगर आप बात करो तो फिर जो स्टेट असेंबली है वो लेजिस्लेचर हो गई आपकी,
राइट। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है वो इन्हीं कानूनों को पालन करवाने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एट स्टेट लेवल, और दूसरी तरफ जो है अगर यूनियन के लेवल पर बात करो तो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट फॉलोड बाय ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। ये सब जो है आपके एग्जीक्यूटिव के मेंबर हो गए। उसके बाद जो है फिर आपका जुडिशियरी, तो जुडिशियरी जो है वो उस सिनेरियोज को हैंडल करती है जहां पर कि कानून को तोड़ा गया है, ठीक है। अब हर एक ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है कुछ ना कुछ चेक या कंट्रोल जो है वो लगाता है, ठीक है। अब इसे मान लो कि लेजिस्लेचर के पास पावर है कानून बनाने का, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून बना लेती है जिस कानून की वजह से जो है संविधान के प्रिंसिपल्स के, संविधान के विजन को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है या सुप्रीम कोर्ट उस पर क्वेश्चन लगा सकता है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, ये कानून आपका इलेजिटिमेट है। या फिर अगर मान लो कि जुडिशियरी अगर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, और लेजिस्लेचर को लगता है कि नहीं ये कानून एक्चुअली गलत है, ये कानून नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लेजिस्लेचर जो है वो कानून में संशोधन कर देगी। अब जुडिशरी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव के पास पूरा राज का चलाने का पावर है, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव जवाबदेह किसके प्रति है, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के प्रति भी जवाबदेह रहेगी, वो जो है लेजिस्लेचर के प्रति भी जवाबदेह रहेगी। अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम करती है जो कि लगता है लेजिस्लेचर को कि नहीं सही नहीं है, इसके लिए सरकार नहीं बनाई थी हमने, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव को हटा देंगे, भैया आप नहीं सरकार चलाइएगा, आप चले जाइए, हम दूसरे प्राइम मिनिस्टर को चुन लेते हैं, हम दूसरा कैबिनेट बनाएंगे, तभी हम सपोर्ट देंगे आपको। ये भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से क्या है कि इन तीनों के बीच में जो पावर डिवाइडेड है और इनके बीच जो ये चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है, तो यही जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है। किसी एक ऑर्गन ऑफ स्टेट के पास जो है अनलिमिटेड पावर नहीं है, तो वो कोई भी एक ऑर्गन ऑफ स्टेट जो है वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता इसमें। सो दैट इज अ गुड थिंग। इसके अलावा जो है बात करते हैं अब हम फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। तो ये राइट्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, साथ ही साथ जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स। ये सब कुछ ऐसे अधिकार है जो कि सबके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सेकुलरिज्म तो समझिए गए ना, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, किसी धर्म के साथ जो है भेदभाव नहीं होगा। सोशलिज्म मतलब कि सोसाइटी में जो है जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है इसको कम करना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब अपने धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, अपना कल्चर मान सकते हैं, राइट। सबको जो है एजुकेशन मिलना चाहिए, सबको जो है बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए भी उसके पास जो है कानूनी एक बचाव होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो है एक ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सब हो गया आपका। तो ये बेसिक राइट्स भी जो है यूएसए के तर्ज पर हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स ये दिए गए हैं। साथ ही साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और ये जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जन कल्याण वाले सरकार की व्यवस्था जो होती है उस पर यह आधारित है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो भी जो है वेलफेयर स्टेट के ही सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अच्छे गवर्नेंस का कह सकते हो कि बेसिस माने जाते हैं, और ये जो है गाइडलाइन के तौर पर काम करते हैं कि सरकार को काम करते वक्त जो है, अपना काम करते वक्त इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनका गोल होता है कि राजनीतिक, आर्थिक और सोशल लेवल पर जो है जस्टिस होना चाहिए। कैसे होगा ये? तो बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू ऑल इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस एंड इनइक्वालिटीज इन इनकम्स। कि सबको जो है अगर आप बराबर मौका और बराबर सुविधा दें ताकि जो है किसी के स्टेटस या इनकम में जो असमानता है वो ख़त्म हो जाए, राइट। जो लोग, जनता जो है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति है और सुरक्षा है इसको जो है बहाल किया जाए, इसको जो है मेंटेन किया जाए। तो ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो सरकार जो भी चलेगी उनको जो है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर काम करना होगा। तो जन कल्याण को भी आपको जो है तरजीह देना है, साथ ही साथ जो है आपको बराबरी को भी, बराबरी जो जनता के बीच में बराबरी है इसको भी काफ़ी तरजीह देना है। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है आप जिम्मेदारी के साथ काम करिएगा। ये सारी हो गए। फिर सेकुलरिज्म जो कि हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो अब देखो, बाद में माना गया कि किसी भी कह सकते हो कि विविधतापूर्ण किसी भी देश में जो है कह सकते हो कि भाईचारा या एकता जो है तभी बनी रह सकती है जबकि सेकुलरिज्म को जो है एक फाउंडिंग प्रिंसिपल के तौर पर जो है एक्सेप्ट किया जाए। सेकुलरिज्म का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि धर्म के आधार पर ना तो किसी तरीके का भेदभाव स्टेट के द्वारा अलाउ किया जाएगा और ना ही स्टेट खुद करेगी, ठीक है। धर्म के
बगैर धर्म को के इरेस्पेक्टिव हर एक नागरिक को बराबर का ट्रीटमेंट, बराबर का जो है अधिकार यहाँ पर मिलेगा। तो फ्रीडम ऑफ फेथ कि आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, कहीं किसी की पूजा कर सकते हैं, कुछ भी विश्वास रख सकते हैं, ये सब के लिए मौजूद है। स्टेट जो है वो किसी धर्म के प्रति जो है पार्शियल नहीं होगा, भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही साथ जो है स्टेट जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है स्टेट रिलीजन के तौर पर जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, समझे कि नहीं। और रिलीजियस सेंटिमेंट्स, धार्मिक आधार पर या धार्मिक भावनाओं को उकसा के जो है राजनीतिक गोल स्कोर करना, ये भी एक्चुअली जो है अलाउड नहीं है, ये भी प्रोहिबिटेड है। ओके, ऑफ कोर्स ऐसा कितना पालन होता है, यू गाइस आर मैच्योर्ड इनफ टू सी अराउंड यू। तो एनीवेज, अब देखो हमारा संविधान जो है, पहली बात ये तो हमने देख लिया अपने संविधान के बारे में, राइट, कि हमारे संविधान का विजन क्या है, हमारे संविधान के की फीचर्स क्या है, ये सब हमने देख लिया। अब आगे एक और चीज़ जान लो कि हमारा संविधान जो है वो एक कोई ऐसा नहीं है कि रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है बस ये, ठीक है। जितना भी मान लो कि सोसाइटी की जो बदलती हुई ज़रूरतें रही हैं उसके आधार पर जो है सरकार को इसमें समय के आधार पर अमेंडमेंट करने का, सुधार करने का भी जो है मौका मिला है, मौका दिया गया है। और इस सेंस में कह सकते हो तो ये जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं। जैसे मान लो कि लिविंग बीइंग जो है वो जो है बदलती ज़रूरतों के हिसाब से, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं, उसी तरीके से जो है हमारा जो संविधान है ये भी जो है बदलती परिस्थितियों, बदलती ज़रूरतों के आधार पर जो है बदलता रहा है, राइट। और यद्यपि मान लो कि ये इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी के आधार पर जो है मेनली आधारित है हमारा संविधान, लेकिन जो सोशल लेवल पर जो चेंजेज हुए हैं, वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स में जो बदलाव हुए हैं, उनके आधार पर हमारे संविधान ने भी रिस्पॉन्ड किया है। हमारा संविधान भी जो है उस हिसाब से अपग्रेड हुआ है, चेंज हुआ है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो खुद में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है। ओके, तो लेट अस नाउ क्विकली रिकैप दिस चैप्टर एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। कि बेसिकली कोई भी रूल जो है, कोई भी कानून जो है वो क्या है, तो वो एक कह सकते हो कि इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, या ये जो कि हमारे एक्शंस को जो है गाइड करती है। किसी भी संविधान, किसी भी देश का जो संविधान बनता है वो क्या करता है, कुछ रूल्स फिक्स करता है जिसके आधार पर वहाँ का शासन जो है वो चलना है। हमारा संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है तैयार किया गया। हमारे संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था 1946 में, और ये जो है 26 जनवरी 1950 से जो है हमारा संविधान जो है वो फोर्स में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन का जो विज़न था वो ये था कि ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया जाए जो कि बराबरी, आज़ादी और भाईचारा, इन सिद्धांतों पर जो है आधारित रहे। जो हमारे संविधान का प्रीएम्बल है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को जो है आउटलाइन करता है, डिफाइन करता है बेसिक लेवल पर। और जो की फीचर्स है हमारे संविधान का, उसमें क्या सब है, तो सेकुलरिज्म का आइडिया, फेडरलिज्म का आइडिया, और सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इस साथ ही जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो वेल, दैट वाज इट अबाउट दिस चैप्टर। यू कैन ट्राई द क्वेश्चन आंसर्स। इन द नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट सेकुलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, बाय बाय, हैव फन.